दिशा यस अकेडमी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इतिहास का जो अध्ययन है उसका वर्गीकरण क्या होगा, तो उससे हम आज प्रारंभ करते हैं। देखिए, इतिहास के अध्ययन के लिए सबसे पहले इतिहास को तीन प्रमुख भागों में विभाजित किया जाए। जैसा आप देख रहे हैं, इसका पहला पार्ट है प्री हिस्ट्री यानी प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता है, और ऐतिहासिक काल। अब सवाल ये उठता है कि पूरे इतिहास को अगर हम इस प्रकार का वर्गीकरण देते हैं तो इसका बेस क्या है, इस वर्गीकरण का आधार क्या है। देखिए, इस वर्गीकरण का जो आधार होता है वो है सोर्सेस, यानी कि इतिहास को पढ़ने के हमारे पास संसाधन क्या है, साधन क्या है, जिसको हम कहते हैं उसके सोर्सेस। वैसे इतिहास के प्रमुख तीन स्रोत होते हैं। ये तीन प्रमुख स्रोत होते हैं जिसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्स होता है, पुरातात्विक, और दूसरा होता है लिटरेरी सोर्सेज, जिसे हम लिखित साक्ष्य कह सकते हैं, और एक तीसरे नंबर पर होता है वो है विदेशी यात्रियों के विवरण, फॉरेन अकाउंट्स। लेकिन इतिहास के दो प्रमुख स्रोत होते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में वो सब चीज जो हमें पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त होती हैं, जैसे कोई क्वाइंस हो सकते हैं हमारे पास में, कोई अभिलेख हो सकते हैं, कोई मॉन्यूमेंट्स हो सकते हैं हमारे पास में, बोन हो सकती हैं, तो ये हमारे इतिहास के अध्ययन में सहायक होती है। लिखित सोर्सेस की अगर हम बात करेंगे, लिटरेरी सोर्सेस की, तो इसमें वैदिक स्रोत हमारे पास सबसे प्रमुख होते हैं। पुराण एपिक्स हमारे पास प्रमुख हो गए। और अगर हम जैन और बौद्ध स्रोतों की बात करें तो वो भी एक प्रमुख स्रोत के रूप में हमारे पास आते हैं। फॉरेन अकाउंट्स हैं, लेकिन फॉरेन अकाउंट्स में कुछ समस्या ये होती है कि विदेशी जो यात्री भारत में आते हैं तो वो प्राय भारत की संस्कृति, भारत के इतिहास को कितना समझते हैं या उसके प्रति कितना पूर्वाग्रह रखते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी समस्या हो सकती है। तो इतिहास के दो प्रमुख स्रोत हम मानकर चलेंगे, एक हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज और एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स। अब इसके आधार पर जैसे हमने इतिहास को तीन प्रमुख भागों में पहले विभाजित किया था, प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जहां पर हमारे पास प्रमुख लिटरेरी सोर्सेज अवेलेबल नहीं होता है और प्रमुख रूप से हमारे पास केवल पुरातात्विक स्रोत। इसमें भारत में पाषाण काल इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। तो पाषाण काल किसमें आएगा? प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आएगा, जिसकी जानकारी के लिए हमारे पास में केवल पुरातात्विक स्रोत होते हैं। आद्य इतिहास या प्रोटो हिस्ट्री के लिए हमारे पास दोनों स्रोत होते हैं, लिखित स्रोत भी होते हैं और इसके अलावा पुरातात्विक। लेकिन प्रोटो हिस्ट्री में कई बार एक समस्या होती है, इसके अंदर जैसे हम दो प्रमुख काल क्रमों को रखते हैं, एक हड़प्पा सभ्यता और एक वैदिक संस्कृति। हड़प्पा सभ्यता को जानने के लिए प्रमुख स्रोत पुरातात्विक स्रोत है, और जो लिटरेरी सोर्सेज अवेलेबल है भी, लिखा हुआ भी है, वो पढ़ा नहीं देता। तो हम केवल निर्भर जो होते हैं वो एक ही स्रोत पर होते हैं। अगर हम वैदिक संस्कृति की बात करते हैं तो वैदिक संस्कृति में लिटरेरी सोर्सेज बहुत हैं, अच्छे प्रमाणिक भी हैं, लेकिन वहां पर पुरातात्विक स्रोत बहुत अच्छे उपलब्ध नहीं है। ऐतिहासिक काल की बात करेंगे, हिस्टोरिकल एज की बात करेंगे, तो भारत में इसका जो प्रारंभ होता है वो 600 बीसी बुद्ध काल से स्टार्ट होता है। और यहाँ पर इतिहास के तीनों स्रोत हमारे पास उपलब्ध होते हैं, जैसे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी आ जाएगा, लिटरेरी सोर्सेज भी आ जाएगा, और इसके अलावा फॉरेन अकाउंट्स भी आ जाएंगे। अब इसके आधार पर, जैसे हमने स्रोत के आधार पर इतिहास का काल विभाजन किया, इसमें लिटरेरी सोर्सेस को आप चाहें तो और सिस्टमेटिक वे से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप इसे रिलीजियस नॉन रिलीजियस में डाल सकते हैं, यानी धार्मिक और गैर धार्मिक स्रोतों में। जितने भी धार्मिक स्रोत होंगे उसमें वैदिक स्रोत लिए जा सकते हैं, जैसे हम वैदिक स्रोत के हैं, जैसे चारों वेद आ गए, वेदों पर लिखे हुए ब्राह्मण ग्रंथ आ गए, आरण्य ग्रंथ आ गए, और उपनिषद। तो ये समस्त किस्में कहलाएंगे हमारे पास वैदिक स्रोत। बुद्धिस्ट स्रोत में जैसे त्रिपिटक हो गए या अन्य बौद्ध धर्म से संबंधित स्रोत हमारे पास प्रमुख आ जाएंगे। मुख्य रूप से तो त्रिपिटक ही है। जैन में आगम साहित्य हमारे पास आ जाते हैं। जो संगम साहित्य आप देख रहे हैं ये दक्षिण भारत से रिलेटेड होंगे, जिसमें चेर चोल पांड्यों का इतिहास उसमें वर्ण। जो गैर धार्मिक साहित्य आते हैं उसमें विशेष रूप से उनका जो आधार हो सकता है, कोई सामाजिक राजनीतिक या कोई कहा जा सकता है आर्थिक आधार हो सकता है। खास तौर पर यहाँ पर आप वर्णन कर सकते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का वर्णन कर सकते हैं, जिसमें मौर्य काल से संबंधित जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी हमें अच्छी जानकारी मिलती है। कालिदास के ग्रंथों का इसमें उल्लेख किया जा सकता है। तो इस प्रकार के कई ग्रंथ भी जिसे हम धार्मिक या गैर धार्मिक स्रोतों के रूप में रखते हैं, वो भी इतिहास को जानने का एक प्रमुख स्रोत हो सकते हैं।
इसके अलावा जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये कुछ पुरातात्विक स्रोत से